नमस्ते। हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा था और किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई किया था एक सर्किट में। आज हम देखेंगे किरचॉफ्स लॉ को यूज करके एक पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के थ्रू हम कैसे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक कॉम्बिनेशन है रेसिस्टेंसेस का which works on Kirchhoff's law to find unknown resistances। और भी उसके कई यूज हैं। यहां पर हम बेसिकली उसको अननोन रेसिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं। ये एक अरेंजमेंट है हमारे पास रेसिस्टेंस का, R1, R2, R3, R4। ये एक अरेंजमेंट है हमारे पास रेसिस्टेंस का। यहां पर चार रेसिस्टेंस है हमारे पास, R1, R2, R3 एंड R4, और एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। दिस इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो इट इज instrument device, it is device to detect current। सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो डिटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर। यहां पर AC एक आर्म है, दैट इज कॉल्ड बैटरी आर्म। इससे बैटरी कनेक्टेड है। A एंड C के बीच में बैटरी कनेक्टेड है। तो जो हमारा बैटरी है वो A एंड C के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड बैटरी आर्म। और दूसरा आर्म है हमारे पास BD। तो BD एक आर्म है, इसके बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर आर्म।
अब अगर हम देखें कि हम अननोन रेसिस्टेंस इससे कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो इसका एक कंडीशन बनता है कि जब B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम हो जाए, पोटेंशियल ऑफ B एंड पोटेंशियल ऑफ D सेम हो जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस B एंड T के बीच में हो जाएगा 0। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू फिर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट तभी फ्लो करेगा जब इस दोनों पॉइंट के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर B एंड D का पोटेंशियल सेम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो यहां से कोई करंट पास नहीं करेगा। तो अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो दैट इज कॉल्ड, उस कंडीशन में जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस कहलाता है। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो क्या कंडीशन बनेंगे उसे देखते हैं। मान लेते हैं बैटरी ने I करंट दिया, इधर गया करंट I1 और इधर गया करंट I2। ये करंट I1 फिर B जंक्शन पे आके मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर से करंट गया IG और इधर चला गया I1 माइनस IG। ये IG करंट D पॉइंट पे पहुंचा और I2 भी आया D पे, I2 प्लस IG, ये करंट आ गया C पॉइंट पे आकर के I1 माइनस IG एंड I2 प्लस IG दोनों मिल गया, फिर से बैटरी में करंट चला गया I। दिस इज बेसिकली यूज ऑफ जंक्शन रूल ऑफ किरचॉफ्स जंक्शन रूल। तो करंट यहां पे डिवाइड हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमने कहा कि बैलेंस, दैट मीन्स यहां पे कोई करंट नहीं जाएगा, तो हमने कहा IG हो गया 0। अब हम लूप रूल अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा पहला लूप है, ये हमारा दूसरा लूप है। क्लॉकवाइज करंट को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो अगर हम पहले लूप पे देखें, लूप ABDA, क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव माना है, तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर इज इक्वल टू सेल्फ पोटेंशियल। तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना, I1 R1, यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना, IG इंटू G, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और देखो हमने कहा है कि ऐसे करंट पॉजिटिव होगा, तो दैट मीन्स जब इस ब्रांच में करंट ऐसे जाएगा तो पॉजिटिव होगा, बट करंट अभी अपोजिट जा रहा है तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस I2 R2। और ये जो क्लोज पाथ हमारा है, इस क्लोज पाथ में कोई बैटरी नहीं है। तो जब क्लोज पाथ में कोई बैटरी नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाएगा टोटल 0। और सिंस हमने कहा है IG 0 है, बैलेंस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए सीधा हो जाएगा I1 R1, ये 0 हो जाएगा, ये उस साइड चला गया तो हो गया I2 R2। तो R1 ओवर R2 इक्वल हो गया I2 ओवर I1। ये एक इक्वेशन बन गया। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे लूप की, अपने दूसरा लूप हमने लिया BCDB लूप, BCDB। इस लूप में अगर हम देखें क्लॉकवाइज करंट हमारा पॉजिटिव है, तो करंट को ऐसे फ्लो करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि हमारा करंट BC में तो लूप के डायरेक्शन में है, बट CD एंड DA में लूप के अपोजिट है। तो यहां पॉजिटिव हो जाएगा करंट और ये दोनों निगेटिव हो जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा, I1 माइनस IG R4 माइनस I2 प्लस IG R3 माइनस IG इंटू G
और इसमें भी कोई बैटरी नहीं है, तो हो गया 0। अब हम कंडीशन ले रहे हैं Ig0 का, तो Ig0 हो जाएगा, ये हो जाएगा I1R4 और ये हो जाएगा I2R3, और जो ये Igg है ये तो 0 ही हो जाएगा। तो जय श्री राम, I1R4 इक्वल हो जाएगा किसके, I2R3 के। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि R3/R4 इक्वल टू क्या आ गया, I1/I2, है ना। या इसी को हम लिख सकते हैं कि I2/I1 इक्वल टू R4/R3। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो हम देखते हैं कि दोनों में I2/I1 है एक पार्ट हमारा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम देखें तो एक पार्ट I2/I1 है तो सेम है, इसका मतलब दूसरा पार्ट भी सेम होगा, मतलब R1/R2 इक्वल टू R4/R3। R1/R2 इक्वल टू R4/R3, ठीक है नहीं। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर ब्रिज बैलेंस है, अगर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो कब होगा, बैलेंस कब होगा ब्रिज, Ig कब 0 होगा, जब पोटेंशियल एट बी पोटेंशियल एट डी इक्वल हो, दैट इज बी एंड डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो। और वो कब होगा, वो तब होगा जब R1/R2 का रेशियो एंड R4/R3 का रेशियो अगर सेम हो जाता है। स्पेसिफिकली हमें ध्यान रखना है R1/R2 का रेशियो एंड R4/R3 का रेशियो अगर सेम हो जाता है तो B एंड D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा B एंड D का। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये प्रूफ करने के लिए भी पूछता है ना, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे और कई जगह हम इसे यूज भी करते हैं। अब जैसे हमने शुरू में बात की थी कि हम इसको यूज करते हैं अननोन रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो अगर मान लो कि R4 अननोन है ना, R1, R2, R3 ये हमें पता है। सपोज करो हमें एक वायर दिया गया और हमसे कहा गया कि इसका वैल्यू निकालो रेसिस्टेंस का, तो उस वायर को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और ये हमने नॉन रेसिस्टेंस से ले लिए, ठीक है। अब हमने क्या किया कि बैटरी से करंट सेटअप किया, है ना। एक जो हमारा ये है, यहाँ पे हमने एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगाया जिससे हम वेरी करा सके रेसिस्टेंस को, नॉन रेसिस्टेंस को। तो हमें क्या कंडीशन अप्लाई करना है कि जब तक इससे करंट 0 नहीं हो जाता है तब तक हम इसको क्या करेंगे, वेरी करते रहेंगे। तो जब ये कंडीशन अचीव हो जाएगा कि यहाँ करंट 0 हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 शो कर देगा, तो उस कंडीशन में फिर हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे R1/R2 इक्वल टू R4/R3। तो R1 हमें पता होगा, R2 हमें पता होगा, R3 हमें पता होगा, R4 का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो दिस इज बेसिकली बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। थैंक यू।